हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार भाई सभी को। विद्युत धारा वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, और इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में हम पार्ट 2 पढ़ चुके थे। अब पार्ट 3 आज हम अपन पढ़ने वाले हैं। कुछ छोटी छोटी बातें उनको और अपन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी अपन देखेंगे, फिर अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में मैंने आपको बता रहा था कि हमारे घर में आने वाले जो विद्युत उपकरण हैं उनको समांतर क्रम में लगाया जाता है, पैरेलल सीरीज के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि ताकि सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिल सके। सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिल सके, इसीलिए उनको समांतर क्रम में लगाते हैं। और फ्यूज तार को कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक क्वेश्चन आता, खुले परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो खुले परिपथ में विद्युत धारा का मान 0 होगा। नेक्स्ट लाइन नोट करेंगे, खुले परिपथ में, ओपन सर्किट, खुले परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? याद रखना, 0 होगा। खुले परिपथ में प्रतिरोध जो होगा वो अनंत होगा। खुले परिपथ में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होगा? अनंत या इन्फिनिटी। हमारे शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो 1000 ओम होता है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होगा? 1000 ओम होता है। कितना होता है? 1000 ओम होता है। एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे शक्ति की यदि अपन बात करें तो शक्ति के मात्रक होते हैं किलोवाट, मेगावाट। शक्ति क्या होती है? शक्ति अपन पढ़ चुके हैं वैसे वर्क पावर एनर्जी के अंदर, तो वहां पर किलोवाट मेगावाट हमने लिख लिए हैं। इसके अलावा अपन बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि घरों में कौन सी धारा का उपयोग होता है? तो घरों में काम में आने वाली धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज कितनी होती है? 220 वोल्टेज होती है। तो घरों में कौन सी धारा का उपयोग होता है? प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। घरों में प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट का उपयोग होता है। घरों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है, और इसका यूज, ये इसकी वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, और अपन हर्ट्ज आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में आर्गन और पारे की, ट्यूबलाइट में आर्गन तथा पारे की वाष्प भरी होती है। ट्यूबलाइट में आर्गन तथा पारे की वाष्प भरी होती है। फास्फर का लेप चढ़ा होता है ट्यूबलाइट में, जिसके कारण वो सफेद चमकती है। ट्यूबलाइट में फास्फर का लेप चढ़ा होता है। फास्फर का लेप चढ़ा होता है। ट्यूबलाइट में किसका लेप चढ़ा होता है? फास्फर का लेप चढ़ा होता है। एक क्वेश्चन आता है कि फ्यूज तार मैंने बता दिया था आपको, लेकिन फ्यूज तार के स्थान पर वर्तमान में किसका यूज होता है? तो आजकल घरों में फ्यूज तार के स्थान पर मिनीमेचर सर्किट बॉक्स का यूज किया जाता है, एमसीबी बॉक्स का यूज करते हैं। जब कई बार जब धारा अधिक आती है तो एमसीबी डाउन हो जाती है, यानी परिपथ के अंदर आगे धारा का गमन नहीं होता है। तो आजकल घरों में फ्यूज तार के स्थान पर
MCB मिनीमेचर सर्किट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? एमसी बॉक्स का यूज करते हैं। फ्यूज तार जो होता है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज तार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत सेल जो होते हैं वो रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं, और जैसे विद्युत घंटी है, जनरेटर है, ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो फ्यूज तार जो होता है ना वो विद्युत के किस प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो फ्यूज तार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज तार कह सकते हैं अपन, विद्युत हीटर कह सकते हैं, निमज्जन छड़ कह सकते हैं। निमज्जन छड़ का मतलब पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है ना, ये सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये आधारित होते हैं। एक आता है विद्युत घंटी, ठीक है, विद्युत जनरेटर, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। मैग्नेटिक इफेक्ट पर ये आधारित है विद्युत घंटी और विद्युत जनरेटर। एक आता है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कौन आधारित होता है? विद्युत सेल आधारित होता है। एक कुछ पॉइंट हैं, एलईडी, एलसीडी, इनका पूरा नाम भी कई बार आ जाता है, एलईडी, एलसीडी, सीएफएल, इनका पूरा नाम भी आ जाता है कई बार। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमर्जिंग डायोड। क्या नाम होता है? लाइट इमर्जिंग डायोड। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलसीडी का पूरा नाम होता है। और सीएफएल का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये सीएफएल का पूरा नाम होता है। एक क्वेश्चन आता है विद्युत दक्षता के अनुसार घटता हुआ क्रम, कई बार ये सीएफएल, एलईडी, ट्यूबलाइट बल्ब दे देता है और विद्युत दक्षता के अनुसार घटता हुआ क्रम पूछता है। तो अगला पॉइंट अपन लिखेंगे, विद्युत दक्षता के अनुसार, विद्युत दक्षता एफिशिएंसी, विद्युत दक्षता के अनुसार घटता हुआ क्रम के अनुसार क्रम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी किसकी होती है? तो याद रखना दोस्तों, एलईडी की होती है। किसकी होती है? एलईडी की। एलईडी के बाद किसकी होती है? सीएफएल की। सीएफएल के बाद किसकी होती है? ट्यूबलाइट की। और ट्यूबलाइट के बाद किसकी होती है? बल्ब की। जितना 100 वाट का पहले बल्ब उजाला करता था वो 40 वाट की ट्यूबलाइट कर देती है। जो 40 वाट की ट्यूबलाइट करती है वो 20 वाट की सीएफएल कर देती है। और जो 20 वाट की सीएफएल उजाला करती है वो उतना आज 5 वाट की एलईडी भी उजाला कर देती है। तो ये हमारी बात हुई किसकी? याद रखना, ये विद्युत दक्षता के अनुसार ये क्रम है। एक शब्द आता है रेक्टिफायर। क्या होता है?
धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, अल्टरनेटिव करंट और एक डीसी दिष्ट धारा। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो अगला एक पॉइंट आता है हमारा जिसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति। प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा बोले तो अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? रेक्टिफायर कहलाती है। क्या कहलाती है? रेक्टिफायर कहलाती है। तो ये एसी को डीसी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। इन्वर्टर एक शब्द आता है। इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर का मतलब होता है, इन्वर्टर एक विद्युत सर्किट होता है जो कि डीसी को एसी के अंदर परिवर्तित करता है। इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर क्या काम करता है दोस्तों? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी को एसी में परिवर्तित करने का काम कौन करेगा? इन्वर्टर करेगा। कौन करेगा? इन्वर्टर करता है। एक शब्द आता है ट्रांसमीटर। क्या है? ट्रांसमीटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित करता है। जैसे रेडियो है, टीवी है, अन्य संचार के साधन हैं, कम्युनिकेशन जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उन सब के अंदर ट्रांसमीटर का यूज होता है। सुना हुआ हमने ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो ट्रांसमीटर क्या है? एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को क्या करता है? प्रसारित करता है। तो एक शब्द आता है जिसका नाम है ट्रांसमीटर। क्या नाम है? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या काम करता है दोस्तों? ट्रांसमीटर एक विद्युत युक्ति है जो कि एंटीना की सहायता से, यह एक विद्युत युक्ति है जो कि एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्या करता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों को प्रसारित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्या करता है? प्रकाशित, ये प्रसारित करता है। ये विद्युत चुंबकीय संकेतों को फैलाता है। मुख्यतः रेडियो, टीवी, अन्य संचार साधनों में इसका यूज किया जाता है। तो रेडियो, टीवी तथा अन्य संचार साधनों में इसका क्या किया जाता है? ट्रांसमीटर का उपयोग होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि अपन ने यहां पर पढ़े हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कई बार, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर क्या होते हैं? तो विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर में यहां पर अभी मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं कि कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। तो जैसे एक विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, विद्युत ऊर्जा बदले में घूमती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बनती है। और यांत्रिक ऊर्जा में भी कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये विद्युत मोटर के बारे में अपन को याद रखना है। एक कई बार विद्युत जनरेटर पर भी प्रश्न आ जाता है कि विद्युत जनरेटर क्या होता है? विद्युत जनरेटर क्या है? या इसको बोलते हैं डायनामो, या बोलते हैं जनित्र। पहले भी अपन शायद लिख चुके हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। हालांकि जनरेटर भी दो प्रकार का होता है, एसी जनरेटर भी होता है और एक डीसी जनरेटर भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कि जनरली हमें याद रखनी है। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? जब कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो कुंडली में एक विशेष प्रकार का बल भी उत्पन्न होता है जिसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल। और ये जो घटना कहलाती है इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, एक दो शब्द और याद रखना, कई बार चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। छोटा सा पॉइंट आ जाता है, अपन छोटे छोटे पॉइंट सारे ले रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो वेबर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक वेबर होता है। और एक आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें अपन तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? याद रखना, टेस्ला होगा। क्या होगा दोस्तों? टेस्ला होता है। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यदि हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कुंडली में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी उत्पन्न होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में सापेक्ष गति के कारण जो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। वैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए थे दोस्तों फैराडे ने। किसने दिए थे? फैराडे ने दिए थे। तो पहले तो हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा भी लिख लेते हैं साथ में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है। जब कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, तथा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में अपन बोलेंगे, किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और उसमें जो रेखाएं निकलती हैं उनको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं। क्या बोलते हैं उनको? चुंबकीय रेखाओं के नाम से, क्षेत्रीय रेखाओं के नाम से जाना जाता है। फैराडे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। 2 नियम में कौन कौन से हैं? फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो 2 नियम दिए थे, इनमें से पहला नियम तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के उत्पन्न होने का कारण बताता है। याद रखना, पहला नियम तो क्या बताता है? इनमें 2 नियम हैं, पहला नियम और एक है द्वितीय नियम। ये दोनों क्या जानकारी देते हैं? पहला नियम तो जानकारी देता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता क्यों है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण बताता है। दूसरा नियम जो होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। दूसरा जो नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। के परिणाम के बारे में क्या देता है? जानकारी देता है। ये 2 नियम दिए हैं। अब पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम नियम क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ क्या होगा? जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का मतलब ही यह है कि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कौन सा बल उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जब किसी कुंडली से संबद्ध, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, याद रखना। ये तो हुआ पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है? सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ इसकी परिणाम के बारे में जानकारी देता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी एक बार एग्जाम में, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से पारित फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से पारित फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो कुंडली में कॉइल, कुंडली में प्रेरित
विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से पारित, कुंडली से संबद्ध, कुंडली से पारित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अपन को इसमें याद रखना है, ये द्वितीय नियम में ये बातें अपन को याद रखनी है। विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, जिनका एक बार उपयोग में लेने के पश्चात जिनको हम पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी सेल के नाम से जानते हैं। तो विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और एक आता है द्वितीयक सेल, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। ये याद रखना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और प्राथमिक सेल को याद रखना, पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, इनको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो कैसी होती हैं रखना, अनुत्क्रमणीय होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, यानी कि पुनः दोबारा से चार्ज नहीं होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसको कहा जाता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं। कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, याद रखना। प्राइमरी सेल के अंदर ये आती हैं।
और इसका एग्जाम्पल अपन बात करें, जैसे शुष्क सेल आता है, इसमें ड्राई सेल आता है, ड्राई सेल आता है, शुष्क सेल आता है, और एक आता है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल का मतलब होता है जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, यानी द्वितीयक सेल का मतलब होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक में बदला जाता है और रासायनिक को फिर से विद्युत में बदला जाता है। यानी इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तथा केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं, द्वितीयक सेल के नाम से जाना जाता है। अर्थात इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये हमारा सेकेंडरी सेल है। जैसे इसका एग्जांपल आता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। जो निकल की बैटरी आती है ना, वो भी इसी के अंदर आती है। एडिसन सेल वगैरह है, इसके अलावा जैसे निकल सेल वगैरह आता है, वो सब इसी के अंदर ही आता है, याद रखना। तो और इसके अंदर जो रिवर्सिबल होती हैं, कैसी होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? रिवर्सिबल होती हैं। तो सीधा संचायक सेल, जो निकल की बैटरी आती है, लोहा निकल की बैटरी आती है, मोबाइल की बैटरी आती है, इसके अंदर लिथियम बैटरी वगैरह आती है, मोबाइल बैटरी, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेल के अंदर आते हैं। और शुष्क सेल है, इसके अलावा अपन बात करें बोल्टियर सेल है, एक लेकलांसी सेल भी इसका एग्जाम्पल आता है, लेकलांसी सेल है। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सभी प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं, प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। इसमें आते हैं प्राइमरी सेल में। विद्युत वाहक बल दोनों का अलग अलग होगा, याद रखना। सेकेंडरी सेल जो होता है ना, इसका विद्युत वाहक बल तो 2.2 वोल्ट तक होता है। कितना होता है? 2.2 वोल्ट तक होता है। जबकि प्राइमरी जो सेल होता है, शुष्क सेल जिसको अपन कहते हैं ना, वो शुष्क सेल जो होता है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। इसका विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वो कितना होता है? इसका विद्युत वाहक बल होता है 15 वोल्ट होता है। और उसका कितना होता है? उसका 2.5 तक हो सकता है। कितना हो सकता है यार ना? 2.5 वोल्ट तक उसका हो सकता है, 2.2 तक हो सकता है। इसका जो ईएमएफ होता है ना, वो लगभग 2.2 वोल्ट तक हो सकता है। दोनों से अलग अलग मान की धाराएं ली जा सकती हैं। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल होती हैं, इसके अंदर रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल होंगी तो उनको बार बार चार्ज करके अपन यूज में ले सकते हैं। बाकी इसमें कुछ विद्युत उपकरण वगैरह आते हैं, जैसे हीटर वगैरह है, तो हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। निकल, लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह इनसे मिलकर के बनी हुई होती है। और ये था हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3, जिसमें छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पर कंप्लीट की हैं।
हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अब अपन बात करने वाले हैं दोस्तों इसमें विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनकी बातें अपन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 12 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए 2 कूलाम्ब चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। सिंपल सा प्रश्न है, याद रखना। यहां पर आपके सामने दो वैल्यू दे रखी है, बी बराबर कितना है 12 वोल्ट है, क्यू बराबर कितना दे रखा है 2 कूलाम दे रखा है। आपसे पूछ रहा है डब्लू कितना कार्य किया जाता है, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, डब्लू बराबर बी क्यू। बी कितना है 12, 12 दूना 24। डब्लू क्या है याद रखना, कार्य है, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 जूल होगा। क्या आंसर होगा 24 जूल होगा। ये बातें इसमें अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज अपन को इसमें निकालना है। क्यों निकालना है, तो याद रखना यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो I बराबर दे रखा है यहाँ पर 0.5 एम्पियर। कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर दे रखा है, क्या I का मान। समय का मान दे रखा है आपके सामने 10 मिनट। मिनट को सेकंड में बदला जाता है, तो 60 से गुना करेंगे, ये लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास 600 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा। अब हमारे पास एक सूत्र होता है Q बराबर IT। Q निकालने के लिए I कितना है 0.5, T कितना है 10 मिनट, यानी ये लगभग कितना आ जाएगा 10 को अपन 10 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 10 मिनट को अपने सेकंड बदल दिया तो 600 सेकंड। Q बराबर कितना आ जाएगा 600 इंटू 5 करोगे तो लगभग आएगा 3000। पॉइंट छोड़ के जीरो लगाएंगे तो 300 कूलाम हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपके सामने है, दिया गया क्या है, देखो मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूं। बी कितना है हमारे पास, बी कितना है, बी दे रखा है 220 वोल्ट। प्रतिरोध आर कितना दे रखा है 1200 ओम। धारा पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है यानी आई पूछ रहा है। आई बराबर क्या होता है बी अपॉन आर। अपन ओम का नियम पढ़ चुके हैं, आई बराबर बी अपॉन आर। बी कितना है बताओ 220, आर कितना है 12। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जीरो जीरो काट दो, इसके में आप भाग लगाओगे तो इसको काटोगे आप तो 2 से कटेगा 11, 11 बटा 60 जब आप करोगे तो इसका भाग लगाओगे तो लगभग ये 0.18 आएगा। कितना आएगा 0.18। जीरो जाएगा 60 कम 60 बचे 50, 500, 8 6 48 तो 0.18 क्या जाएगा ये 0.18 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.18 एम्पियर आ जाएगा। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट से स्रोत से कितनी धारा लेगा। इसमें भी धारा ही पूछ रहा है। आई बराबर बी अपॉन आर, तो आई बराबर बी कितना है, बी कितना है 220, आर कितना है 100 है। जीरो 2 से 11, 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2 एम्पियर। ठीक है, यानी सूत्र आधारित क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार सूत्र आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, या जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। When an electric heater draws a current of 4 ampere from a power source, the potential difference across its terminals is 60 volt.
हाउ मच करंट विल द इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है, तो बी कितना है दोस्तों, बी है हमारे पास यहां पर 60 वोल्ट, कितना है 60 वोल्ट है। विद्युत धारा आई बराबर कितना है 4 एम्पियर है, कितना है 4 एम्पियर है। ओम के नियमानुसार अपन निकाल सकते हैं, आपसे पूछ रहा है आर बराबर, पहले निकालो आप बी अपॉन आई, ओम के नियम से आर बराबर क्या होता है बी अपॉन आई। बी कितना है 60 वोल्ट, आई कितना है 4 एम्पियर, कितना आ जाएगा बताओ 15 ओम। प्रतिरोध कितना आ गया यहाँ पर 15 ओम आ गया, प्रतिरोध कितना हो गया 15 ओम हो गया। जब विभवांतर 120 वोल्ट किया जाए, ये तो आ गया कितने का 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट का। अब विभवांतर कर रहा है 120, यानी विभवांतर वोल्टेज बढ़ा करके कितना कर दिया हमारे पास 120 वोल्ट कर दिया। तब विद्युत धारा क्या हो जाएगी, तो आई बराबर बी अपॉन आर। भाई हमें आर निकालने की आवश्यकता थी, धारा निकालने के लिए हमें आई निकालने की आवश्यकता है। अब आई बराबर बी अपॉन आर, बी कितना है 120 वोल्ट कर दिया, आर हमारे पास पहले से 15 है ही है, तो 15 × 120 कितना आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर होगा। क्या होगा दोस्तों 8 एम्पियर होगा, क्या हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न सिंपल है और एनसीईआरटी के प्रश्न है, डिट्टो आपके प्रश्न देखने को यहाँ पर मिल सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में R1 दे रखा है 10 ओम, R2 दे रखा है 40 ओम। ये तो है R1, R1 तो दे रखा है 10 ओम, R2 दे रखा है हमें 40 ओम। फिर R3 दे रखा है 30 ओम, ये दे रखा है 30 ओम। R4 दे रखा है हमें 20 ओम, ये कितना है 20 ओम। और R5 दे रखा है हमें 60 ओम। इस प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयुक्त किया जाता है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो क्या है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है इन द सर्किट। दूसरा क्या है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा पूछ रहा है, यानी टोटल करंट पूछ रहा है। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इनसे पूछ रहा है। पहली बात तो टोटल इसका विद्युत प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, अपन क्या निकालना पड़ेगा प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। याद रखना ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, डायग्राम में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में पहले तो एक बार इसका निकाल लो, एक इसका निकाल लो, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा टोटल प्रतिरोध आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। देखो मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखा देता हूं एक बार, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझा चुका हूं। तो 1/10 प्लस 1/40, ये तो हो गया इस वाले का। कितना हो गया ये बताओ, देखो 1/R बराबर ये कितना हो जाएगा 40, 4 प्लस 1 5/40, 5 एकम 5 1/8, यानी अपन R बराबर क्या लिख सकते हैं 8 ओम। R बराबर क्या लिख सकते हैं 8 ओम। ऐसे इधर का निकाल लो, 1/R बराबर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका लैसे ले लो, कितना आ जाएगा 60 आएगा। 2 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6/60, 6/60, 6 कम 6 6 दही 60। 1/R बराबर 1/10, तो R बराबर क्या आ जाएगा 10 ओम। ये तो 10 ओम आ गया, ये कितना आ गया 8 ओम आ गया। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 18 ओम आएगा। कितना आएगा याद रखना 18 ओम आएगा। तो R बराबर दोनों को जोड़ दो R डैश प्लस R डैश, तो टोटल मिलाकर कितना आ गया, यानी R डैश की यदि अपन बात करें दोनों को मिलाकर के टोटल R की वैल्यू अपन ज्ञात करें तो R एक को मान लो R डैश, एक को डबल डैश से लिख दो। एक कितना आया 8 ओम, एक कितना आया 10 ओम, टोटल मिलाकर कितना हो गया 18 ओम। तो बताओ R की वैल्यू तो क्या आई हमारे पास 18 ओम आई। कितनी आई 18 ओम। अब पूछ रहा है आपसे धारा का मान, तो I बराबर क्या होता है B/R, I बराबर B/R। B कितना है B 12 वोल्ट है, R आपके सामने कितना आ चुका है 18, कितना आ चुका है 18 ओम। बस भाग लगाना है, भाग लगाओगे तो ये लगभग आएगा 0.67 एम्पियर। कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु पर आवेश एवं वस्तु की प्रकृति क्या होगी। किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी n बराबर दे रखा है 5, n बराबर क्या दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे, क्या दे रखे 5 इलेक्ट्रॉन। तो वस्तु पर आवेश और वस्तु की प्रकृति क्या होगी। एक सूत्र आता है Q बराबर Ne,
Q बराबर Ne। N का मतलब होता है यहाँ पर कितना है 5। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो Q बराबर हो गया N और E को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये 1.6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंजे 80, पॉइंटर लग रहा है तो 8 हो जाएगा। तो अपन सीधा लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻19 कूलाम। भाई गुना भाग तो आप पे आते होंगे, तो Q बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 8 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो एन ऑब्जेक्ट इज डेफिशिएंट इन 5 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कितना आएगा, Q बराबर 8 इंटू 10⁻19, और ये धनावेशित होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित होगी। पार्टिकल की प्रकृति कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, धनावेशित होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है 0.1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रति सेकंड 50 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, तो प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। यहां पर आपको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, एक तो n का मान दे रखा है, n कितना दे रखा है 50 इंटू 10⁻18, कितना दे रखा है 50 इंटू 10⁻18 दे रखा है। t कितना दे रखा है, t हमारे पास प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा है 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम दे रखा है। ये तीन चीजें हमारे पास हैं। I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी, Q बराबर होता है Ni, तो हम लिख सकते हो I बराबर Ni अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी, ये Q अपॉन टी ये तो अपन जानते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, हम पढ़ चुके हैं। आवेश का मान क्या लिख दिया हमने, Ni अपॉन टी, क्योंकि N का मान भी है हमारे पास, E का मान भी है। अब तो कुछ नहीं करना, बस जमाना है 50 इंटू 10⁻18। इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, और समय कितना है अपने पास, समय तो एक ही है। कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा गुना भाग करना है। आप देख सकते हो 16 पंजे 80, कोई पॉइंट हटा दो तो 8 बच जाएगा, इंटू ये कितना आ जाएगा 10⁻18 है, ये माइनस है तो एक, ये तो ज्यादा है तो 10⁻1, 10⁻1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो I बराबर Ni अपॉन टी। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। कितना है, एक विद्युत प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार संयुक्त है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करना है। ये आपके सामने है। 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित एक विद्युत लैंप है और 4 ओम का एक प्रतिरोधक है। इस तरीके का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
हाँ जी, इस क्वेश्चन में तीन बातें पूछ रहा है। एक तो है परिपथ का कुल प्रतिरोध, दूसरा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तीसरा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करना है। ये एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक तो 4 ओम का प्रतिरोध है, बल्ब जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये अमीटर लगा हुआ है, ये विद्युत कुंजी लगी हुई है। क्या क्या इसमें ज्ञात करवा रहा है, क्या क्या हमें दे रखा है, एक एक बात की अपन चर्चा करते हैं। पेज ले लेते हैं। सबसे पहले विद्युत लैंप का प्रतिरोध दे रखा है R1। विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 हमारे पास कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। R1 कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है, याद रखना। श्रेणी क्रम में संयोजित तालक चालक का जो प्रतिरोध है R2 वो कितना दे रखा है, 4 ओम। श्रेणी क्रम में है, ये भी है और ये भी जुड़ा हुआ है, तो एक का तो 4 ओम है और एक का 20 ओम है और एक का कितना है, 4 ओम है। तो दूसरा अपन लिख सकते हैं R2 बराबर लिख सकते हैं 4 ओम। R2 बराबर क्या है, 4 ओम। अब परिपथ में पहले तो कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कुल प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना है। 20 ओम प्लस 4 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 24 ओम। कितना हो जाएगा, 24 ओम। ये तो हमारा कुल प्रतिरोध आ गया। बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट। बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट। क्या दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, याद रखना। बैटरी ओम के नियमानुसार परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकलवा रहा है। ओम के नियमानुसार परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, ओम के नियमानुसार परिपथ में कुल प्रवाहित विद्युत धारा, कुल प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, I बराबर बी अपॉन आर। ये सूत्र तो अपन पढ़ चुके हैं। B कितना है, 6 वोल्ट, R कितना है, 24 ओम। 24 ओम, ठीक है। इसको आप गुना भाग लगाओगे तो 24 0.24 दूना 48, 12 120, 24 पंजे 120, यानी ये कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.25 एम्पियर आ जाएगा। ये तो आगे परिपथ में विद्युत धारा का मान निकल के आ गया और प्रतिरोध का मान भी निकल करके आ गया है। अब पूछ रहा है विद्युत लैंप तथा चालक पर ओम का नियम जो होता है वो अलग अलग प्रयुक्त करेंगे अपन। तो फिर अलग अलग जब प्रयुक्त करेंगे तो विभवांतर भी अलग अलग उत्पन्न होगा। एक के लिए V1 विभवांतर होगा, एक के लिए विभवांतर V2 होगा। तो अपन बात करें कि विद्युत लैंप और चालक पर अलग अलग विभवांतर, विद्युत लैंप तथा चालक पर विभवांतर, विद्युत लैंप और चालक पर विभवांतर की यदि हम बात करें तो विभवांतर निकालने के लिए आपको पहले V1 निकालना पड़ेगा। V1 बराबर क्या होता है, B बराबर होता है IR। R कितना है यहाँ पर, I कितना है, I तो फिक्स निकल के आया है 0.25 एम्पियर और R कितना है, पहला 20 ओम है। कितना है, 20 ओम है। तो ये किससे निकल के आया है, B बराबर IR से। ओम का नियम पढ़ चुके हैं अपन। तो B1 0.25 को 20 से गुना कर दो, 0.25 को 20 से गुना करोगे तो ये 500 और 2 पॉइंट लगा के 0 छोड़ेंगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा हमारा। B1 कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। अभी गुना भाग तो आप कर सकते हो इजीली। तो ये तो गया विद्युत लैंप में। ऐसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर मतलब B2 निकाल रहे हो, वही B2 बराबर क्या हो जाएगा, IR। यहाँ पर I तो फिक्स है 0.25 एम्पियर। दूसरा R कितना था हमारा, 4 ओम था। कितना था, 4 ओम था। इसको आप गुना करो, 25 चौको 100, पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा के पॉइंट हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 1
वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। तो B1 और B2 भी हमारे सामने निकल करके आ गया है। लास्ट में क्या पूछ रहा है इसमें? विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करना है, और विभवांतर दोनों के बीच क्या आएगा दोस्तों? याद रखना, अलग अलग आएगा। ओम के नियम से दोनों के बीच में क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो विभवांतर आ गया। अब टोटल प्रतिरोध यदि पर निकालें कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा B/I। आर बराबर कितना हो जाएगा? B/I। वो निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार एग्जाम में। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। इफ ए करंट ऑफ 0.50 एम्पियर फ्लो थ्रू द बल्ब, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? बी का मान दे रखा है 220 वोल्ट, आई दे रखा है 0.5 एम्पियर। शक्ति निकाल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। सूत्र याद रखना, P बराबर B/I। V कितना है? 220, 0.5, यानी P का मान निकल के आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आता है 110, क्या आ जाएगा? जूल पर सेकंड लिख सकते हैं इसको, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, शक्ति को अपन वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति को अपन वाट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार का कुछ सिंपल प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, 400 वॉट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर फ्रिज है जो कि 8 घंटे पर डे चलाया जाता है, 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से। यूनिट को अपन किलोवाट आवर के नाम से भी जानते हैं। इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है? इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड टू 400 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपए पर किलोवाट आवर? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था। यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना है? जितने वाट का है, जितने घंटे चल रहा है, कितने दिन का निकलवा रहा है इसमें? 30 दिन का निकलवा रहा है, तो 30 दिन का निकाल लो। ठीक है, बटा 1000 से आपको गुना करना है। 0 0 0 0 0, 8 24, 24 चौको 96, यानी टोटल आपके विद्युत यूनिट कितना होगा? 96 यूनिट होगा। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो 96 किलोवाट आवर। 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से खर्चा है, तो 96 × 3, लगभग 288 रुपए का बिल आएगा। कितने रुपए का बिल आएगा? 288 रुपए का बिल आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधक को R1, R2 तथा R3 के मान 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम हैं तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और परिपथ का कुल प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले R1, R2, R3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू क्या है? 10 ओम, और R3 की वैल्यू क्या है? 30 ओम। ये तीन तो अपने पास वैल्यू दे रखी है। बैटरी के स्रोत पर विभवांतर 12 वोल्ट, B बराबर 12 वोल्ट दे रखा है। आगे अपन को निकलवा रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान पूछ रहा है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। P बराबर क्या होता है? IR। B बराबर क्या होता है? IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? B/R1। प्रत्येक प्रतिरोध में I1 निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा B/R1 हो जाएगा। ऐसे I2 के लिए निकालेंगे
तो बी अपॉन आर टू हो जाएगा। ऐसे I3 निकालेंगे तो बी अपॉन R3 हो जाएगा। बी कितना है बताओ, ठीक, बी कितना है 12 वोल्ट। धारा पहले वाले के लिए कितने लेंगे अपन 5, दूसरा बी तो फिक्स है R2 कितना है 10, तीसरा बी तो फिक्स है R3 कितना है 30, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 को 20, कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.0 और 0.4 एम्पियर। ये तो आपकी धारा का मान निकल के आ गया। किसका मान निकल के आ गया, धारा का मान निकल के आ गया। यानी I1 में, I2 में, I3 में, तीनों में धारा का मान अलग अलग होगा, तो धारा का मान तीनों में अलग अलग आ गया। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा पूछ रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा की बात करें तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा होगा I1 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों को जोड़ दो, I1 कितना है 2.4, I2 कितना है 1.2 और ये कितना है 0.4। सबको आप जोड़ोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा 2.4, 3.6 और ये लगभग 4 आ गया। कितना आ गया 4 एम्पियर। तो टोटल विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा 4 एम्पियर होगा। कितना होगा 4 एम्पियर होगा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछ रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा दोस्तों वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। याद रखना ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका मैं परिपथ बनाता हूं आपको, ये इस तरीके जुड़े हुए हैं, इस तरीके जुड़े हुए हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये R1 5 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये 30 ओम का है। टोटल प्रतिरोध पूछ रहा है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर 1/5, 1/10 और 1/30। यही तो है 5, 10 और 30 का है। 1/R बराबर 5, 10, 30 का लेसे क्या हो गया 30, 6, 3, 1, ये कितना आ गया 10/30 आ गया। कितना आ गया 10/30, 10 से कम 10, यानी 1/R बराबर कितना हो गया 1/3 ओम हो गया। क्या हो गया 1/3 ओम हो गया। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3 ओम लिख सकते हैं। सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है ये। किस पर आधारित है, सूत्र पर आधारित हमारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अरे यहाँ से बंद हो जाता है यहाँ से। चलो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं अपन, अपन जानते हैं Q बराबर यहाँ पर दे रखा है 1 कूलाम। Q बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर 1 कूलाम दे रखा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है अपन को। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। हिट लगाते रहे। Q बराबर सूत्र होता है Ne। Q बराबर क्या होता है Ne। N बराबर क्या होगा Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 दे रखी है। इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ऊपर जाएगा तो ये कितना रह जाएगा N बराबर 1.6
ऊपर जाएगा तो ये गुना भाग आप करोगे ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 19 जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, और ये गुना भाग करोगे आप तो ये लगभग बैठता है साहब अपने 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये थोड़ा सा पॉइंट वाला है तो आप गुना भाग इतना जानते ही तो यहाँ आप आराम से कर सकते हो। एक अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कोई I बराबर Q अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। I बराबर Q बराबर क्या होता है? N अपॉन टी। N की वैल्यू कितनी दे रखी है? N की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो N I बराबर क्या होगा? I बराबर होता है 1 एम्पियर और T यहां पर दे रखा है, I बराबर कितना है? यहाँ पे 1 एम्पियर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछ रहा है ये। यहाँ I बराबर दे रखा है 1 एम्पियर, T बराबर दे रखा है 1 सेकंड। I बराबर N अपॉन टी हो जाएगा। I का मान यहाँ पर रख दो 1, N जो की तो रह जाएगा, T का मान रख दो 1, यानी ये तो हो गया बराबर। हमारे पास N बचा। क्या बचा? N। अगर यहाँ से N का मान निकालेंगे तो अपन ये लिख सकते हैं 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई लिखेंगे तो 1, ई की वैल्यू आपके पास पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, वो कुछ वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही है। इस तरीके से अपन को आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? ये तो शायद रिपीट हो चुका। P बराबर बी आई। बी कितना है? 220, आई कितना है? 0.5, 110 वॉट आ जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है शायद ये। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो सेम ही क्वेश्चन हो गया ये। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा विभवांतर को दोगुना बढ़ा दी जाए तो विद्युत शक्ति कितनी गुना हो जाएगी? हाँ जी, एक क्वेश्चन है, एक तार में बहती हुई विद्युत धारा विभवांतर को दोगुना बढ़ा दी जाए तो विद्युत शक्ति कितनी गुना हो जाएगी? सिंपल प्रश्न है। P बराबर बी आई सूत्र है। विभवांतर को और धारा दोनों को ही बढ़वा रहा है, विभवांतर को भी दोगुना करवा रहा है और धारा को भी दोगुना करवा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगी लगभग P, तो ये है P बराबर बी आई तो है, ये है, अलग निकालेंगे P डैश कितनी हो जाएगी? 4 बी आई। तो पहले का कितना गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, यानी शक्ति कितने गुना बढ़ जाएगी? शक्ति याद रखना 4 गुना बढ़ जाती है। शक्ति
कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। तो एक तार में बहती हुई विद्युत धारा विभवांतर को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो P बराबर BI हम जानते हैं, P डैश लिख करके जो कह रहा है वो बढ़ा दो, दोनों को डबल कर दिया तो 4 BI आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तुल्य प्रतिरोध आपसे निकलवा रहा है। क्या करना है? पहले तो इस समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, फिर श्रेणी में है, फिर समांतर में, इनका इसका समांतर क्रम वाला निकाल लो। समांतर क्रम वाला कितना आएगा? देखो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 2 का 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/r बराबर कितना आ जाएगा? 3/2, 3/2 आ जाएगा। तो R बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? 2/3 ओम। यानी ये हमने सॉल्व कर लिया, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 2/3 ओम। ये 2 ओम पोले से है ही है, ये और ये तो सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 2/3 ओम आएगा। अब तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। R बराबर R1 कितना है? 2/3, R2 कितना है? 2, R3 कितना है? 2/3। ठीक है, अब तो ये क्रम इस तरीके से आ चुका है कि इस सब की जगह वैल्यू आ गई 2/3, ये 2, ये 2/3। अब तो ये किस में जुड़ गए? श्रेणी क्रम में। कुछ नहीं करना अपन को, लैसे तो लेना ही पड़ेगा, लैसे तो अपन को लेना ही पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 3, 2, 6 और 2, ये कितना जाएगा? 10/3। तो R बराबर टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा बताओ? 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/3 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो पहले आ चुका है। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम की प्रतिरोध किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं। एक बार मैं देखता हूं, शायद पहले आ चुका है क्वेश्चन, एक बार रिपीट हुआ है। तीन ओम, 4 ओम, 5 ओम प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम से जुड़े हुए हैं। 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान पूछ रहा है। पहले तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम। R बराबर टोटल कितना हो गया? 12 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ गया? 12 ओम हो गया। अब 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, तीनों में प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा। तो धारा का मान I बराबर, धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा? B/R। B कितना है? 6, 12, कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। तो I धारा का मान निकल गया हमारे पास, तार का प्रतिरोध का मान भी निकल चुका है। अब क्या निकालना है? विभवांतर का मान निकालना है। और विभवांतर का मान किससे निकालोगे? B बराबर IR से। विभवांतर का मान किससे निकालोगे? विभवांतर का मान निकालोगे B बराबर IR से। B बराबर IR से निकालोगे तो B1 के लिए IR1, B2 के लिए IR2 और B3 के लिए IR3 निकाल दो। B1 के लिए IR1, I कितना? 0.5, R1 कितना है? 3, कितना आ जाएगा? 1.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, B2 बराबर IR2, I कितना है? 0.5, R2 कितना है? 4, कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा। और B3 के लिए क्या लिखेंगे आप? IR3, I कितना है? 0.5, R कितना है? 5, कितना आ जाएगा? 2.5 वोल्ट। यानी सबके लिए B बराबर IR सूत्र होता है। अब R1 के लिए B बराबर IR1, R2 के लिए B बराबर IR2, B3 के लिए IR3। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। और एक लास्ट क्वेश्चन है अपना, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है
तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध में क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तुल्य प्रतिरोध निकलवा रहा है। तुल्य प्रतिरोध में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। 1/R बराबर कितना है, 1/R1 का मान कितना है 1, R2 का मान 2, R3 का मान 3, तो 1/1 1/2 1/3। 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 1 का कैसे लेंगे, कितना आ जाएगा 6, 6 3 2 कितना है 11/6, तो R बराबर क्या आ जाएगा 6/11 ओम। तो प्रतिरोध का मान तो कितना आ गया बताओ, 6/11 ओम आ गया। प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 6/11 ओम आ गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा B/R। B कितना है 6 वोल्ट, R कितना है टोटल 6/11। 6/11 होगा तो 11 ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा 6 से 6 कट गया, क्या गया 11 एम्पियर। धारा का मान क्या आ जाएगा 11 एम्पियर आ जाएगा। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा 11 एम्पियर। प्रत्येक परिपथ में धारा निकलवा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिपथ में धारा का मान निकलवा रहा है। प्रत्येक परिपथ में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। R1 में निकलवा रहा है, R2 में निकलवा रहा है और R3 में निकलवा रहा है। I बराबर क्या होता है B/R, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा B/R1, R2 के लिए B/R2 और R3 के लिए B/R3। B का मान तो फिक्स है 6, ठीक है। R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 है, R3 का मान 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 6 ओम, ये आ जाएगा 3 ओम और ये आ जाएगा 2 ओम। यानी सभी के अंदर अलग अलग प्रतिरोध का मान निकल करके आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन जो थे हमारे विद्युत धारा के वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग हमने 20 क्वेश्चन के आसपास किए हैं। सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सीधा प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। न्यूमेरिकल जो है हमारे आजकल एक न्यूमेरिकल जरूर आता है एग्जाम के अंदर, तो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आर की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अपन को पुट करना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज की क्लास ये थी। इसमें विद्युत धारा वाला पोर्शन जो है हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया है। तो न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।